Hello, my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. A very warm welcome to your English session. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are super duper well and fit and fine. तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं this beautiful and amazing poem which is The Tale of Custard the Dragon. अब ड्रैगन सुनते ही दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल फियर्स एंड पावरफुल, डेंजरस एंड बहुत सारे और एडजेक्टिव्स आप लगा लो, जितने भी डरावने एडजेक्टिव्स हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा ड्रैगन सुनते ही. बट ये जो पोएम है ना, अगर मैं कहूँ कि ये एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ड्रैगन की एज सच पोएम नहीं है, बट इट टॉक्स अबाउट अ कावर्ड ड्रैगन. नहीं कर पा रहे हो ना रिलेट, तो बस कैसे रिलेट करना है, कैसे एक पोएट ने ड्रैगन की कावर्डाई से उसे एक फियर्स एंड पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया है, ये सब हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे. एंड लेट मी टेल यू, इट इज अ ब्यूटीफुल पोएम विद एन अमेजिंग मैसेज. साथ में हम लोग कवर करेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है. Now this beautiful poem is written by Ogden Nash. तो कमेंट में फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग पोएट का नाम फटाफट से मेंशन कर दो, बिकॉज एग्जाम में देखो एक पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, सो ऑग्डन नैश की जो ये पोएम है ना, इट फीचर्स बेलिंडा विद हर ब्रेव पेट्स. अब हमारी इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर है वो है बेलिंडा, राइट. ऑल्दो ये आपको लगेगा कि भाई पोएम शुड टॉक अबाउट फियर्स ड्रैगन, लेकिन ये बात करता है बेलिंडा और उसके डिफरेंट पेट्स के बारे में. ठीक है, बेलिंडा इज अ लिटिल गर्ल जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पेट्स हैं. कौन कौन? और देखो वो पेट्स भी ब्रेव हैं. ऐसा नहीं है कि हर कोई कावर्ड है, लेकिन आप ये डेफिनेशन क्लियरली कैसे देखोगे जब आप उनके एक्शंस से जज उन्हें करोगे, राइट. अभी कहने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए बोला गया है कि बेलिंडा के जो पेट्स हैं दे आर ऑल ब्रेव. उनमें से एक है एक ब्लैक किटन जिसका नाम है इंक, राइट. उसके बाद हमारे पास है एक ग्रे माउस जिसका नाम है ब्लिंक, और फिर आता है अ येलो डॉग जिसका नाम है मस्टर्ड एंड अ कावर्डली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड. तो देखो हर पेट तो ब्रेव है, लेकिन ड्रैगन के साथ आ जाता है उसका कावर्डाइज. तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर लग रहा है कि यार ड्रैगन कैसे कावर्ड हो सकता है, कैसे कोई ड्रैगन कायर हो सकता है, राइट. और उसका नाम है कस्टर्ड. तो अलग अलग पेट्स हैं उसके और सबका नाम यहाँ पर बेलिंडा ने रखा हुआ है. डिस्पाइट द ड्रैगन्स इनिशियल कावर्डाइज, इट सरप्राइजिंगली डिफीट्स अ पायरेट हु अटैक्स बेलिंडाज हाउस. अब जब आप पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि यार इसके तो सारे पेट्स बड़े ब्रेव हैं. एक छोटू सा ये माउस भी बड़ा ब्रेव है. बातों से ऐसा लगेगा, डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगेगा, लेकिन रियल ब्रेवरी जब दिखाने की बात आएगी तो ये सारे सो कॉल्ड ब्रेव पेट्स ये भाग जाएंगे उस सिचुएशन से. और वहां पर थ्रू आउट जिसको कावर्ड प्रेजेंट किया गया, दैट इज कस्टर्ड द ड्रैगन. उसने अपनी ब्रेवरी से सबको हैरान कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से ना हमें एक मैसेज बहुत क्लियरली मिल जाता है कि भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में ही लोगों का ना रियल नेचर बाहर आता है. दूसरी बात कि आपको सिर्फ बातों पर ध्यान नहीं देना है, अक्सर जो फोकस अपना रखना है वो एक्शंस पर रखना है, राइट. सो इनिशियली शुरू में हैप्पी टू बी सेव्ड बाय द ड्रैगन, आप देखोगे कि भाई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ड्रैगन को अटैक करना पड़ता है एक पायरेट पर अटैक करना पड़ता है. एंड वहां इनिशियली तो हर कोई तारीफ करता है, लेकिन धीरे धीरे वो सारे कैरेक्टर्स अपने थॉट्स को ही बदल लेते हैं. एंड दे फेल्ट कि यार हम होते तो और अच्छा कर सकते थे, हम इससे भी ज्यादा बहादुरी का काम करते, जिससे कि सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वो बना देते. और ये जो पेट्स है ना, ये रियल रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी का कि उस मोमेंट में काम तो कोई करता नहीं है एज सच. वो ब्रेवरी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कावर्ड कस्टर्ड ने दिखाई, इस ड्रैगन ने दिखाई. बाकी सब उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रह गए, और वो भी उसकी ब्रेवरी दिखाने के बाद भी. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम, और फटाफट से हम इसकी एक बार इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं, देन विल गो लाइन बाय लाइन. ओके, तो इस पूरी पोएम की जो सेटिंग है वो कहाँ है? कहने का मतलब ये है
कि पोअम का एग्जैक्ट जो स्पेस कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर ये पूरी पोअम जो है कंडक्ट हुई है। तो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ हाउस होल्ड विद बेलिंडा। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये बेलिंडा के घर पर है एंड हर ब्रेव एनिमल कंपेनियंस। तो कहाँ पर ये स्टोरी इस तरह का एक छोटा सा कॉटेज जैसा है जहां पर ये सारे एक्शंस परफॉर्म होंगे एंड बेलिंडा के साथ है कुछ पेट्स। ओके, अब इस स्टोरी का प्लॉट क्या है? अब आप सोचोगे मैम तो ये तो पोअम है और आप बार बार स्टोरी बोल रहे हो। तो सी ये जो पूरी पोअम है ना ये आपको एक स्टोरी ही दिखा रही है अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल मैसेज, राइट? तो इस प्लॉट में है क्या एग्जैक्टली? हमें सबसे पहले बेलिंडा के कुछ, नॉट ओनली बेलिंडा के पेट्स बल्कि बेलिंडा भी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ब्रेव हैं और उन ब्रेव कैरेक्टर्स के बीच में एक हमारा कावर्ड कैरेक्टर भी है। सो जो ब्रेव कैरेक्टर्स हैं वो है बेलिंडा, देन हर डॉग, द कैट एंड द माउस। ओके, कस्टर्ड जो कि ड्रैगन का नाम है इज प्रेजेंटेड एज अ कावर्डली क्रीचर। उसको कैसा दिखाया है कि बहुत ही डरपोक है, कायर है, हु इज अफ्रेड ऑफ वेरियस थिंग्स, जो बहुत सारी चीजों से डरता है। देन अ पायरेट थ्रेटन्स द हाउस होल्ड। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां पर एक पायरेट की एंट्री हो जाती है एंड वो उनको डराता है। सब लोग डर भी जाते हैं, सारे एनिमल्स, सारे ब्रेव एनिमल्स, टू एवरीवन सरप्राइज। और लेकिन हैरानी की बात ये होती है एंड में कस्टर्ड को, जिसको कि थ्रू आउट क्या बोला जाता है कि भाई ये तो कावर्ड है, ये क्या करेगा, वो सबसे करेजियस निकलता है एंड ही फाइंड्स करेज विद इन हिमसेल्फ। वो लोगों की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस केओस वाले सिचुएशन में ही हेल्प्स बेलिंडा। ओके, कस्टर्ड ब्रीथ्स फायर एंड स्केयर्स अवे द पायरेट, सेविंग द डे। और कस्टर्ड एंड में हीरो बन जाता है, ऑल्दो आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड फिर भी उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, ठीक है, उसको फिर भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। अब किन थीम्स पर ये पूरी पोएम है? द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ब्रेवरी। आप ब्रेवरी देखोगे, करेज के ऊपर बात की गई है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ के ऊपर बात की गई है, जिसको हमने देखा कस्टर्ड के एग्जाम्पल से। It challenges stereotypes by revealing that even the seemingly timid can have hidden courage. ये एक ऐसे स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है, एक ऐसे आइडिया को ब्रेक करता है कि भाई जो दिखने में अक्सर कमजोर लगते हैं या दुनिया जिसे अक्सर कमजोर कहती है, वीक कहती है, टिमिड कहती है, वो एक्चुअली में जब सही टाइम आता है तो वो अपनी ब्रेवरी, अपना करेज बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। टोन क्या है इस पूरी पोएम का? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ये टोन वगैरह पर जो क्वेश्चन आता है ये हम कैसे टैकल करें? तो देखो, टोन भी हम इस पोएम की डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमरस एंड विम्सिकल विद अ लाइट हार्टेड एंड प्लेफुल टोन। ये जो पूरी पोएम है बहुत ही फनी, आप देखोगे बहुत फन वे में प्रेजेंटेड है। तो ह्यूमरस टोन है थ्रू आउट हमारे पोएट का, राइट? एंड फाइनल कंक्लूजन जो आप इस पोएम से ड्रॉ करते हैं वो ये कि भाई जो पोएम है वो एक ट्विस्ट पर एंड होती है, शोइंग दैट कस्टर्ड द टिमिड ड्रैगन, द वीक ड्रैगन कैन बी ब्रेव व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स इट। कि भाई एक वीक ड्रैगन भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि भाई यू नीड टू रिफ्लेक्ट, यू नीड टू शो योर ब्रेवरी, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कावर्ड ड्रैगन भी ब्रेव बन जाता है। The poem combines humor with a message about not underestimating others based on initial appearances. ये तो बिल्कुल वही बात हो गई शाहरुख खान वाली कि भाई do not underestimate the power of a common man। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि never underestimate the power of a coward person, है ना? कभी भी ये मत सोचो कि यार जो कावर्ड है तो वो हमेशा कावर्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? सिचुएशन अगर डिमांड करेगी तो ऐसे लोग भी ब्रेवरी पर उतर आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लियरली जो मैसेज है वो ये है कि इनिशियल अपीयरेंसेस के बेसिस पर जो हम जजमेंट बना लेते हैं, जैसा कि लोगों ने कहा अरे तुम्हें पता है वो कितना कावर्ड है, दूसरों के सुनने पर जो हम जजमेंट्स देते हैं उसके बेसिस पर अपने ओपिनियन जो हम फ्रेम कर लेते हैं वो बिल्कुल गलत है, राइट? तो ये पोएम जो है ह्यूमरस तो है ही, साथ में बहुत अमेजिंग हमें एक मैसेज देती है। Now we will move on with the line by line explanation of this beautiful poem, right? तो पहले हमने थोड़ा सा प्लॉट डिस्कशन कर लिया है, सेटिंग पर बात कर ली है ताकि आप लोगों को एक जिस्ट मिल जाए। इसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि आपको पता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
कई बार बीच में से कोई लाइन पूछ ली जाती है और उस पर आपको कमेंट करने को दे दिया जाता है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा जरूरी है। ऑल्सो पोएटिक डिवाइसेस हम साथ साथ ही करेंगे, उसका रीजन है कि काफी बड़ी पोएम है, तो अगर साथ साथ हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, सो Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon। तो देखो यहाँ से क्या क्लियर आइडिया मिल रहा है कि बेलिंडा जो है वो एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, आप देख सकते हो। ओके, एंड किसके साथ रहती है? एक छोटे से ब्लैक किटन के साथ, एक छोटे से ग्रे माउस के साथ, एक येलो डॉग के साथ और एक रेड वेगन। दिस इज अ नॉट वेगन, विल कॉल वैगन, राइट। छोटी सी गाड़ी टाइप की है ये, देख रहे हो, व्हीकल है एक, ठीक है। इसमें वो अपने एनिमल्स को रखती है। एंड अ रियालियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो रियालियो ट्रूलियो लिखा है ना, ये रियल और ट्रू है। पोएट ने बस एक रिदम फ्रेम करने के लिए अपनी मर्जी से वर्ड्स को चेंज कर दिया और रियल का बना दिया रियालियो, ट्रू का बना दिया ट्रूलियो, ठीक है। ओके, सो बहुत ही सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि बेलिंडा का हमें बेलिंडा से इंट्रोड्यूस कराया गया है कि बेलिंडा जो है वो कहाँ रहती है, एक छोटे से व्हाइट कलर के घर में और अपने पेट्स के साथ। सारे पेट्स का हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या है? पोएटिक डिवाइसेस से पहले हम देख लेते हैं एक बार राइम स्कीम यहाँ पर क्या चल रही है ना। राइम स्कीम की अगर बात करें तो आप देखो, हाउस माउस ये राइम कर रहे हैं, सो विल से ए, वैगन एंड ड्रैगन, तो ये हो गया बी, राइट। तो ये बन जाता है ए बी और थ्रू आउट यही चलेगा राइम स्कीम। इन केस आपको राइम स्कीम पर कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन आंसर इट इजीली। अब हम देखेंगे इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या है। ओके, तो पोएटिक डिवाइसेस काफी तो सिमिलर आपको थ्रू आउट मिलेंगे, ठीक है। जो भी डिफरेंट आपके रहेंगे वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। एडिशनल कुछ आपको लगता है पोएटिक डिवाइसेस तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, राइट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग एक लाइन में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ लिमिटेड सेट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जितना हायर वर्जन रहेगा, जितना क्लासेस से आप ऊपर जाते हो, आपके पोएटिक डिवाइसेस का सेट जो है और इंक्रीज होता जाता है, राइट। तो सारे इंपॉर्टेंट तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा अगर कुछ होते हैं तो आप डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो ना। सबसे पहला हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन देखो क्या होता है। रिपीटिशन होता है कि भाई पूरी पोएम में 4 लाइंस में फिलहाल आप देखो कहीं पर कोई ना कोई वर्ड जो है वो बार बार यूज हो रहा है। तो देखो लिटिल यहां पर भी है, लिटिल यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये हो गया आपका रिपीटिशन, राइट, क्लियर। देन वी हैव ऑक्सीमोरॉन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन होता है जब हम ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में लिख देते हैं। अब ऑपोजिट वर्ड का मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है कि एंटोनिम ही होगा कि गुड और बैड को आपने साथ में लिख दिया, बट थोड़ा सा वो डिफरेंट आइडिया रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप फोकस करोगे इस वर्ड पर तो पेट ड्रैगन ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। उसका रीजन क्या है? हम जक्सटापोज करते हैं, बेसिकली फोर्सफुली हम ऐड करते हैं दोनों को। पेट, कभी भी कोई ड्रैगन, देखो ड्रैगन होता है कोई बहुत फियर्स एनिमल, है ना, बहुत ही मॉन्स्ट्रस, ह्यूज, राइट। तो उसको हम पेट कैसे बना सकते हैं? तो ये आइडिया ही बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। दैट इज वाई पेट ड्रैगन हमारा ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद आता है एनाफोरा। अब एनाफोरा देखो, बाकी पोएम्स में भी मैंने बहुत बार आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर एनाफोरा क्या है हमारा? एनाफोरा होता है कि जब, देखो यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन इट, कि अगर हमारी कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, राइट, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, अगर आप ढंग से इस पूरे पैसेज को देखोगे, इस पूरे स्टैंजा को देखोगे, तो ये जो हमारी लाइंस है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है और वो फर्स्ट वर्ड क्या है? दोनों में सेम है, एंड और एंड। तो इस तरह का अगर कोई केस बैठता है तो हम बोलते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा, राइट। इसके बाद हो सकता है ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, दिस इज पोएटिक लाइसेंस। अब ये क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस आप ऐसा समझो कि पोएट्स के पास एक अथॉरिटी होती है, एक लाइसेंस होता है कि वो वर्ड्स को अपने रिदम, अपने स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टोटली एकदम मीनिंग ही चेंज कर दिया, पता ही ना चले, ऐसा भी नहीं है। सो रियालियो ट्रूलियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रियालियो इज फॉर रियल, ट्रूलियो इज फॉर ट्रू। तो पोएट ने अपने फ्लो के लिए, अपनी पोएम में एक रिदम डालने के लिए रियल का बना दिया रियालियो, ट्रू का बना दिया ट्रूलियो। सो दिस इज पोएटिक लाइसेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा।
नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब देखो यहाँ पर नेमिंग हो रही है, डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है क्या कि भाई जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक। तो हमें याद रखना है कि भाई जो हमारा लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, और जो हमारा लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक। तो हमारे दो एनिमल्स तो ये हो गए। देन हमारे पास जो लिटिल येलो डॉग है, जो छोटा सा हमारा येलो डॉग है उसका नाम है, देखो येलो इज द कलर ऑफ मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड सीड्स होते हैं जो, उनका कलर भी येलो होता है, तो आप इसके नाम में तो कंफ्यूज नहीं होगे। एंड द ड्रैगन, और जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड, द कावर्ड ड्रैगन। ठीक है, ओके। तो इस सबके नेमिंग हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टैंजा है। फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस देखो, द डॉग हैज बीन कंपेयर्ड टू मस्टर्ड। तो यहाँ पे येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। अगर आप ये लाइन देखोगे कि भाई वो जो येलो डॉग है वो एकदम मस्टर्ड जैसे शार्प है। ठीक है, मस्टर्ड जैसे सरसों होता है, बहुत ही तेज लगता है ना। अगर आपने कभी रियल, जो मैं ये नहीं बोल रही, वो जो मिक्सचर वाला आता है, पोल्यूटेड वाला जो मस्टर्ड होता है, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, रियल एकदम रॉ ऑर्गेनिक मस्टर्ड होता है, कि कभी अगर उससे खाना बनाया हो तो बहुत ही शार्प और तेज उसकी स्मेल आती है। या कभी आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी आपको उससे मालिश वगैरह की हो, मसाज किया हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो येलो डॉग, उस डॉग को कंपेयर किया है मस्टर्ड से, किसकी मदद से, देखो कंपैरिजन ड्रॉ हुआ है एज वर्ड का यूज करके। तो अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस पता है तो सिमिली होता है कंपैरिजन जब हम एज या लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है सिमिली, हम लोग जब एज या फिर लाइक का यूज करते हैं और कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो बोला जाता है सिमिली, राइट। अगला है एलिटरेशन। अब एलिटरेशन तो आपको पता है भाई, है ना। एलिटरेशन से बताओ जल्दी जल्दी 2-4 गाने कमेंट्स में फटाफट, है ना। तो एलिटरेशन होता है कि भाई जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, वो भी इनिशियल पार्ट में, वर्ड के इनिशियल लेटर में। तो कावर्ड एंड कस्टर्ड, तो क रिपीट हो रहा है ना, क इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से अगर रिपीटिशन हो रहा है, हम कॉन्सोनेंट साउंड अगर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में है, नियर बाय वर्ड्स, ऐसा नहीं है एक वर्ड जो है वो स्टैंजा के बिल्कुल बिगिनिंग में है, एक पोएम के एकदम एंड में है, नो, ऐसे नहीं, नियर बाय एक ही स्टैंजा में, देखो इनफैक्ट एक ही लाइन में आपको मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एलिटरेशन। इसके बाद है एनाफोरा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। तो एंड और एंड यहाँ पर भी है, सो अनदर पोएटिक डिवाइस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भाई, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड, उस ड्रैगन को जो है थोड़ा सा प्रेजेंट किया गया है, उसका फिजिकल पूरा हम लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसा है वो। उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं, उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, देख रहे हो आप, ये सब स्पाइक्स है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे की तरफ, अंडरनीथ इज बिलो, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, स्पाइक्स हैं, ठीक है। देन माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो उसका मुंह है वो एकदम फायर प्लेस जैसा है। तो यहां से आई एम श्योर आपको पोएटिक डिवाइस मिल गया है। उसके माउथ को किससे कंपेयर किया है, एक फायर प्लेस से कंपेयर किया है भाई, जहां पर आपकी फायर वगैरह होती है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज को कंपेयर किया है चिमनी से। लेकिन अगर आप डिफरेंस देख रहे होगे तो माउथ को कंपेयर करने के लिए लाइक वर्ड का यूज हुआ है, और चिमनी को कंपेयर कर रहे हैं, अगर नोज को कंपेयर कर रहे हैं चिमनी से, तो यहां पर कोई लाइक या एज यूज नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर आप बता सकते हो इजीली कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज के जो नेल्स हैं उसको डैगर्स से कंपेयर किया हुआ है। क्या बोला है कि भाई जो टोज है, राइट, वो बिल्कुल डैगर्स जैसे एकदम तीखे तीखे डैगर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे तलवार का एकदम मिनी वर्जन, वो डैगर्स हो जाता है, छुरी जिसे कहा जाता है, तो उसके जैसे उसके टोज है। तो पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमें दिया है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एज इफ ड्रैगन हमारे मुंह के सामने खड़ा हो गया होगा, एकदम इमेजरी यहाँ पर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इस ड्रैगन को। अगर आंखें बंद करो और ये लाइन सुनो तो आपकी नजरों के आगे एक ड्रैगन बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। तो अब पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं जल्दी से, जैसा कि मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी। सिमिली हो गया, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक का यूज हुआ है। उसके बाद पोएटिक लाइसेंस, यहां पर भी है रियलियो ट्रूलियो। देन
एक और आ जाता है यहाँ पर रिफ्रेन। अब रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन होता है कि अगर कोई ऐसा फ्रेज, कोई वर्ड जो जरूरी नहीं है कि एक लाइन में, अब रिपीटिशन तो यही होता था कि अगर टर्म रिपीट हो रहा हो, रिफ्रेन होता है कि अगर कोई लाइन रिपीट हो रही हो। आप देखो, एंड रियलियो ट्रूलियो, ये आपको थ्रू आउट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टैंजा में मिलेगा, ये रेपिटेडली पूरे आपकी इस पोम में कहीं ना कहीं एडिशनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रेन। मेटाफर भी यहां पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कंपैरिजन हम करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। सो द पोएट हैज कंपेयर्ड द ड्रैगन्स नोज विद अ चिमनी। पोएट ने क्या किया है? ड्रैगन की नोज को एक चिमनी से कंपेयर किया, ठीक है, जो धुआं फेंक रही है। अब मुंह से निकल रही है आग, नाक से निकल रहा है धुआं, तो देखो कितना अमेजिंग कंपैरिजन ड्रॉ किया। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, Belinda was as brave as a barrel full of bears। अब देखो यहां पर आ जाता है, अभी तो हमें दिया था उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अब हमें दे रहे हैं कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ब्रेव हैं। सो बेलिंडा द लेडी, द ब्यूटिफुल लिटिल गर्ल, वो ब्रेव है बिल्कुल। कैसे? अ बैरल ऑफ बेयर्स, कि भाई ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब क्या है? ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई ये बताने के लिए हम तब बोलते हैं जब कोई इंसान बड़ा बहादुर है, जो बिल्कुल डरता नहीं है, ऐसा हम तब बोलते हैं। कि अगर मैं कहती हूँ कि शी इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो कहेंगे कि भाई वो बहुत बहादुर है, वो किसी से नहीं डरती, राइट। तो यहाँ पर बेलिंडा की जो ब्रेवरी है वो किसके जैसी है? ग्रुप ऑफ बेयर्स। ऐसा समझ लो कि जो बेयर होते हैं ना, उनको बड़ा माना जाता है कि यार ये बड़े फियरलेस एनिमल होते हैं, किसी से डरते नहीं है और बहुत हार्म अटैक कर सकते हैं, बहुत डेंजरस भी होते हैं, राइट। वाइल्ड बेयर्स की अगर मैं बात करूं, सो यहां पर बेलिंडा की ब्रेवरी को इन बेयर्स के ग्रुप के साथ कंपेयर किया है, दिखाने के लिए कि बेलिंडा एक्चुअली में कितनी ब्रेव है। ओके, एन इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेलिंडा ब्रेव है, बाकी जो 2 पेट्स हैं, इंक एंड ब्लिंक, ठीक है, ओके, द माउस एंड द कैट, दोनों ही बड़े ब्रेव हैं। वो आराम से किसी भी लायन को स्टेयर से नीचे डरा के भगा सकते हैं। Mustard was as brave as a tiger in a rage. In fact, the dog Mustard, वो भी बिल्कुल ब्रेव है, किसके जैसा? एक टाइगर जैसा, जो एंग्री हो, एकदम एंग्री टाइगर होता है ना, टाइगर इन अ रेज, गुस्से वाला जो टाइगर होता है वो कितना भयानक होता है, कितना डेंजरस होता है। तो जो ये येलो डॉग है, ये बिल्कुल एक रेज वाले टाइगर जैसा है। तो ये जो येलो डॉग है वो बिल्कुल कैसा है? एक टाइगर जैसा, जो कि इन अ रेज होता है, यानी कि एंग्री होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है, ही इज अनलाइक सच ब्रेव एनिमल। वो कैसा है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिवेसी के लिए रोता था, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रोता था, फॉर अ नाइस सेफ केज। यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि कस्टर्ड जो है हमारा ड्रैगन, उसको किसी तरह के भी ब्रेवरी दिखाने का कोई शौक नहीं है। व्हाट ही वांट्स वाज अ सिंपल प्रोटेक्टेड एंड सेफ प्लेस, राइट। प्रोटेक्टेड, या फिर उसको एक सेफ जगह चाहिए थी, बाकी एनिमल्स के जैसे उसको कोई शौक नहीं था अपनी ब्रेवरी को दिखाने का। नाउ विल क्विकली डू सम पोएटिक डिवाइसेस। तो देखो यहाँ तो बहुत क्लियरली आपको पोएटिक डिवाइसेस देखने मिल गए। सबसे पहला है हमारे पास सिमिली। आई एम श्योर अभी तक एकदम बैठ गया होगा आपके दिमाग में कि सिमिली आइडेंटिफाई करना कितना ईजी है। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि बेलिंडा की ब्रेवरी को, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। बेलिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया हुआ है बेयर्स के साथ, अ ग्रुप ऑफ बेयर्स, राइट। देन मस्टर्ड द डॉग, वो किसके जैसा है? वो बिल्कुल उस टाइगर जैसा ब्रेव है जो यूजुअली एक एंगर में, जैसा हमें ब्रेवरी देखने मिलती है टाइगर की, वो फेरोशियसनेस जो देखने मिलती है, वो फियर्स बिहेवियर जो हमें देखने मिलता है, बिल्कुल वैसे ये डॉग भी अपनी ब्रेवरी दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा यहाँ पर एलिटरेशन, ब्रेव बैरल बेयर्स, ये वाले पार्ट में यू कैन इजिली सी कि ब इज रिपीटिंग, द कॉन्सोनेंट साउंड ब इज रिपीटिंग। कस्टर्ड केज में आप देख रहे हो कि क रिपीट हो रहा है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। आगे बढ़ते हैं। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the realio trulio cowardly dragon. Now see, यहाँ पर बेलिंडा जो है वो बहुत ज़्यादा टीज करती है। टिकल का मतलब वैसे एज सच वो
जैसे हंसने के लिए हम टिकल करते हैं ना, हंसाने के लिए किसी को, तो वो वाला टिकल तो नहीं है, बट यहाँ पर बेलिंडा जो है वो टीज करती है, वो चिढ़ाती है। अक्सर हम लोग करते हैं ना एक दूसरे को कि थोड़ा भी अगर कोई किसी भी टर्म्स में हमें लगता है कि यार ये उस पर्टिकुलर स्टेज को मैच नहीं कर रहा है, वो स्केल पर नहीं फिट हो रहा है, तो अक्सर हम लोग चिढ़ाने लग जाते हैं, है ना। बट एक हेल्दी वे में चिढ़ाना अलग होता है, लेकिन इस तरह से अनमर्सीफुल, बिल्कुल अनकाइंड तरह से आप जब किसी को टीज करते हो तो दैट इज कॉल्ड बुलिंग, है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बेलिंडा एंड बाकी सभी जो है उसको बिना किसी काइंड बिहेवियर के बहुत ही क्रूअल मैनर में टीज करते थे, चिढ़ाते थे। Ink, Blink and Mustard, all the rest of the pets, they rudely called him Percival. अब काफ़ी बच्चे ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। Percival यहाँ पर क्या है? Percival किसी वर्ड का मीनिंग नहीं है एक्चुअली। Percival जो है आप इसको कहोगे कि किंग आर्थर, राइट, किंग आर्थर, ये हमारी हिस्टोरिकल बुक्स में काफ़ी बड़ा नाम है। सो आप देखोगे किंग आर्थर के बहुत ब्रेव जो है नाइट थे Percival, राइट। तो बहुत इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझो जैसा हम लोग आपस में एक दूसरे को चढ़ाते हैं ना, हाँ भाई तू कौन सा बड़ा रणबीर कपूर लग रहा है, या तू कौन सा बड़ा शाहरुख खान लग रहा है, तो इस तरह से हम चढ़ाते हैं ना कि कभी कभार हम इनफैक्ट इसको इस वे में अगर प्रेजेंट करें कि हम अक्सर अपने फ्रेंड को या अपने यंगर सिबलिंग्स को इस तरह से टीज करते हैं कि हाँ हाँ तू ही तो लग रहा है बिल्कुल शाहरुख खान, या तू ही तो लग रहा है बिल्कुल आयुष्मान, राइट। तो इस तरह से जब हम किसी को टीज करते हैं तो यहाँ पर हमारे कस्टर्ड की ब्रेवरी, जो कि हमें पता है कि यार प्रेजेंटेड कैसे है कि वो कावर्ड है, तो उसको क्या बोलकर चिढ़ाया जाता था कि हाँ भाई तुम ही तो हो परसीवल, द ब्रेव नाइट, राइट। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और सब मिलकर जो है कस्टर्ड को टीज करते थे एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। सो दिस लाइन आप देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ना, ये आपको रिपीटेडली देखने मिल रहा है हर स्टैंजा में, तो आप समझ सकते हो कि ये डेफिनेटली हमारा एक पोएटिक डिवाइस होगा। तो यहाँ पर टिकल्ड वर्ड जो है हम इसको रिपीटेशन बोलेंगे, राइट, क्योंकि आप देखो कि टिकल्ड जो है हमारा यहाँ पर भी यूज हुआ है और फिर यहाँ पर भी यूज हुआ है, और मैंने आपको बताया था अगर एक पर्टिकुलर वर्ड सेम लाइन में अगर रिपीट हो रहा है तो विल कॉल इट रिपीटेशन। देन हमने परसीवल के बारे में जो जाना, क्योंकि एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन होता है जब हम कोई हिस्टोरिकल फिगर, कोई पुरानी कोई चीज़, कोई भी दूसरा रेफरेंस किसी डेट का, किसी इवेंट का, किसी कैरेक्टर का अगर अपने किसी वर्क पर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। तो परसीवल का रेफरेंस यहाँ पर हमें मिला है, जो कि ऑल्दो इस पूरी पोएम का पार्ट नहीं है, कोई इन्वॉल्व्ड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हमने कहीं और से इसका रेफरेंस यहाँ पर दिया है, सो दिस इज कॉल्ड एल्यूजन, ठीक है। परसीवल का रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि जितने भी घर के मेंबर्स हैं, द पेट्स एंड बेलिंडा, दे वर टीजिंग कस्टर्ड, वो चिढ़ा रहे थे कि हाँ हाँ भाई तू ही तो है किंग आर्थर का परसीवल, ओके। देन रिफ्रेन हमने यहाँ पर देखा द रियलियो ट्रूलियो, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर फ्रेज आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ स्टैंजाज में रिपीटेडली यूज हुआ है। एंड देन पर्सोनिफिकेशन हम देखेंगे, दे रूडली कॉल्ड हिम। अब यहाँ पर दे कौन थे, दी एनिमल्स, दी पेट्स, और वो कैसे उसको परसीवल बोलकर चिढ़ा रहे थे, रूडली, राइट। तो ये जो क्वालिटी दिया हुआ है, दिस रूडनेस, राइट, ये रूडली वाला जो हमें एडवर्ब दिया हुआ है, ये हम कहेंगे कि एक ह्यूमन एंटिटी है जो नॉन ह्यूमन को दिया गया है, सो वी विल कॉल इट पर्सोनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस and Blink said, weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. Again देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी, आई एम श्योर, पोएटिक डिवाइसेस के रेफरेंस से, एंड मीनिंग भी बहुत सिंपल है। Belinda she giggled. Now giggled, what is giggled? This lady, this girl is giggling, है ना। तो इस तरह से जब आप हंसते हो तो उसको गिगलिंग बोला जाता है। तो बेलिंडा वॉज गिगलिंग किस पर, ऑब्वियसली कस्टर्ड को टीज कर रहे थे तो उसी पर हंस रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप ये लाइन देखो, इतना ज्यादा हंस रही थी कि पूरा घर जो है शेक कर रहा था, राइट। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई हंस रहा है और घर हिल जाए पूरा, तो ये एग्जैजरेशन है ना बोलने का कि भाई इतना मत हंसो वरना घर गिर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं है ना पॉसिबल। तो एग्जैजरेशन है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, हम आगे देखेंगे। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक जो है उसके मुंह से कैसी आवाज आती है, वीक। सो दिस इज गिगलिंग फॉर अ माउस। तो यहाँ पर पोएट ने बोला है कि यार ये ना माउस की गिगलिंग की साउंड है, माउस भी जो है चिढ़ा रहा है तो हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, एंड इंक एंड मस्टर्ड वो कंटिन्यू कर रहे थे चिढ़ाना उसको, तो अब उसकी एज पूछते हैं बहुत ही रूड मैनर में। एंड द कस्टर्ड व्हाट ही वाज डूइंग, नॉट द कस्टर्ड बट द ड्रैगन, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, अपने में रहना था अकेले,
डरता था बेसिकली, तो बस उसको एक प्रोटेक्शन में रहना था. ही वॉज कंटिन्यूसली लॉन्गिंग फॉर दैट सेफ केज. ओके, तो अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस देखो क्या है. सबसे पहले आपको मिलेगा ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया क्या होता है? द साउंड वर्ड्स, है ना. कई बार ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं. साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड, द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, उसको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं. तो गिगल्ड, बेलिंडा गिगल्ड, तो उसको यूज कर लिया है. माउस का जो साउंड था वीक, वो हमने एज इट इज यूज कर लिया है. हाइपरबोली, इसकी मैं बात कर रही थी कि जब एग्जैजरेशन हम करते हैं, ओके, जब हम एग्जैजरेट कर देते हैं कि बेलिंडा जो है वो इतना हंसी कि पूरा घर शेक कर रहा था. सो दिस इज हाइपरबोली. ओके, देन वी हैव रिफ्रेन. अभी पीछे भी हमने किया कि अगर कोई पर्टिकुलर फ्रेज रिपीटेडली, कॉन्स्टेंटली हमारे डिफरेंट स्टैंजाज में अलग अलग जगह पर यूज हुआ है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रेन. लेकिन अगर कोई वर्ड अगर रिपीटेडली यूज हुआ है तो हम उसे बोलते हैं रिपीटिशन. ये फर्क होता है रिफ्रेन और रिपीटिशन में. देन सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. और सडनली देखो वहां पर कैसा उनको आवाज आता है अचानक से. अभी वो टीज कर ही रहे होते हैं ड्रैगन को कि कुछ वियर्ड सी बैड साउंड उन्हें सुनाई देती है. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड. ओके, मस्टर्ड वाज द डॉग, सो ही प्रोड्यूस्ड द साउंड. वो बहुत ज्यादा ग्राउल करता है. आई होप आप समझते हो कि ग्राउलिंग क्या होती है. डॉग्स करते हैं ना अक्सर. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. और जब ये सारा स्ट्रेंज सी सस्पिशियस सी एक्टिविटी होने लगी, दे ऑल लुक्ड अराउंड. सबने आसपास देखा. Meouch, cried Ink. Now see, the cat also produced a sound. तो आप identify कर पा रहे होगे अभी, I am sure, the sound words, okay? And ooh, cried Belinda. Everyone was scared and shocked. हर कोई हैरान था, परेशान था. क्यों? For there was a pirate. वहाँ पर क्योंकि किसकी एंट्री हो जाती है? इस पायरेट की climbing in the window. अब ये देखो, आप कहोगे मैम ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, विंडा क्यों लगा दिया यहाँ पर. दिस इज बेसिकली विंडो. लेकिन जैसा कि हमने पीछे देखा था रियलियो ट्रूलियो जैसा पार्ट, वो वर्ड, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. बट पोएट्स एंड द राइटर्स दे हैव दिस अथॉरिटी कि वो अपने पोएम में एक रिदम के लिए, राइम स्कीम के लिए, ब्यूटी के लिए दे कैन फिक्स दैट वर्ड. कुछ भी कर लेते हैं आड़ा टेढ़ा मेढ़ा. सो विंडो का बन गया विंडा, अ काइंड ऑफ अ स्लैंग, राइट. सॉन्ग्स में भी आप देखते होगे कई बार कर देते हैं इस तरह से. ओके, so who is a pirate? Pirate is basically a robber who attacks ships to steal. आपने I am sure बहुत सारी मूवीज में देखा होगा. बताओ जरा एक दो मूवीज मुझे कमेंट्स में, कौन सी मूवीज में आपने इस तरह के पायरेट्स वगैरह का फिगर देखा है. देन अब यहाँ पर आपको क्या पोएटिक डिवाइसेस मिल रहे हैं. आपने देखा होगा यहाँ पर सडनली रिपीट हो रहा है. सडनली 2 बार आपको देखने मिल रहा है. पोएटिक लाइसेंस जैसा कि मैंने आपको बताया, विंडा. ओके, ओनोमेटोपिया अगेन, मस्टर्ड का ग्राउलिंग जो साउंड था उसका ग्राउल भी होता है, गुर्राता है जब. एंड देन वो एज इट इज लिखा भी गया है. देन म्याउच इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ कैट, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया. एलिटरेशन, सडनली दोनों में देखो स साउंड रिपीट हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. देन व्हाट हैपेंड, अ पायरेट की तो एंट्री हो गई है. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. अब देखो हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है पायरेट का, क्योंकि आप लोग अगर कोई मूवी देखते हो तो वहां पर आपको क्लियरली दिखता है कि हीरो की एंट्री हुई है, अभी विलन आया है बाइक में या हीरो आया है बाइक में. ठीक है, इस तरह से प्रॉपर आप इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सामने विजिबल है. बट इस तरह में, इस तरह की पोइट्रीज या स्टोरीज में क्या होता है, पोएट्स अपने वर्ड्स को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं दैट यू कैन विजुअलाइज द इंटायर सीन. तो यहाँ पर देखो कैसे वर्ड्स दिखाए हैं कि पायरेट के दोनों हाथों में है पिस्टल, लेफ्ट में भी राइट में भी, और उसके दांतों के बीच में है कटलेस ब्राइट. कटलेस इज काइंड ऑफ अ नाइफ, ऐसा इस तरह का स्वॉर्ड टाइप का होता है, शॉर्ट छोटा सा, राइट. एंड हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी बियर्ड कैसी थी, ब्लैक कलर की. वन लेग वॉज वुड, और एक जो टांग थी वो लकड़ी की थी, एक टांग नकली थी, राइट. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा था कि क्योंकि ये पायरेट विंडो से आया है तो ये किसी का भला करने तो डेफिनेटली नहीं आया है, कुछ तो गड़बड़ है. द पायरेट मेंट नो गुड का क्या मतलब हो गया, पायरेट वॉज देयर टू हार्म. ओके, वो वहां पर क्यों था, बिकॉज पायरेट को नुकसान पहुंचाना था बाकी लोगों को. क्लियर. अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. रेपिटेशन बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है. पिस्टल वर्ड रिपीट हुआ है इस स्टैंजा में. देन वी हैव एलिटरेशन, बेड वॉज ब्लैक, ही हेल्ड, तो बेड वॉज ब्लैक में ब का साउंड रिपीट हो रहा है. ही हेल्ड में यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि ह का साउंड रिपीट हो रहा है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है. देन वी हैव इमेजरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था
द पोएट हैज गिवन अ विजुअल इमेजरी ऑफ द पायरेट. पायरेट का पूरा विजुअलाइजेशन हम इजिली कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ द पोएट. पोएट के वर्ड्स की वजह से. ओके, देन Belinda paled and she cried help help but Mustard fled with a terrified yelp. अब देखो वो पैनिक सिचुएशन हो गई है जहां पर एक्चुअली सबको करेजियस होना है, जहां पर अपनी ब्रेवरी दिखाने का मौका मिला है. आप देखो वहां पर किस तरह से ये सो कॉल्ड ब्रेव एनिमल्स कैसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं और बेलिंडा को छोड़कर भाग जाते हैं. सो बेलिंडा शी ग्रू पेल्ड. पेल्ड इज कि भाई कलरलेस हो गया फेस, येलो कलर हो गया, वैसे तो कलरलेस नहीं बोलूंगी, येलो कलर हो गया फेस का. क्यों? आउट ऑफ फियर, डर के मारे हो जाता है ना, चेहरा पीला पड़ जाता है, तो उसकी वजह से बोला है पेल्ड. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. शी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प कि भाई कोई तो मदद करो. बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प. लेकिन मस्टर्ड जो है ना वो भाग जाता है. सबसे पहले डॉग भाग जाता है विद अ टेरिफाइड येल्प, मतलब बहुत डरा हुआ साउंड प्रोड्यूस करके वो सबसे पहले भाग जाता है. इंक ट्रिकल्ड डाउन. ट्रिकल डाउन मतलब रैन डाउन. और जो इंक है वो नीचे चला जाता है. कहाँ पर? टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. घर के सबसे नीचे, डर के मारे. ये देखो आउट ऑफ फियर ये लोग कैसे बेलिंडा को छोड़कर भाग जाते हैं. कहाँ गई इनकी ये ब्रेवरी. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड. और ये जो छोटा सा माउस था ब्लिंक, ये अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करते हैं ना अक्सर. माउस क्या करते हैं, इस तरह का कुछ भी अगर आवाज भी करो तो वो अपने घर में चले जाते हैं. तो देखो माउस का जो हाउस होल्ड है उसके लिए पोएट ने वर्ड यूज कर दिया माउस होल्ड, है ना. माउस का हाउस होल्ड, माउस का घर. तो वो स्ट्रैटेजिकली क्या करता है, माउस होल्डिंग कर देता है. कहने का मतलब ये है, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वर्ड एज सच, आपको मिलेगा नहीं, बट ये पोएटिक लाइसेंस का एक और एग्जाम्पल है कि पोएट ने एक रिदम के लिए हाउस होल्ड से राइम कराने के लिए माउस होल्ड कर दिया है. विच क्लियरली मीन्स कि जितने भी ये सो कॉल बेलिंडा के ब्रेव पेट्स थे, ये इस सिचुएशन में बेलिंडा को छोड़कर अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए छुप गए. ऐसा भी नहीं था कि जाके फाइट किया खुद को बचाने के लिए, वो सब जाकर छुप जाते हैं. अब यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस और एक डिफरेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर आपको मिलेगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, बाकी तो आपको पता चल गए हैं अभी तक. ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि भाई जब हम अपना जो डिस्क्रिप्शन है, जो एडजेक्टिव है, वो एग्जैक्ट जिसकी बात हो रही है उसको डायरेक्टली रेफर नहीं कर रहे हैं, हम बात किसी और को कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब किसी दूसरी चीज को कर रहे हैं. अच्छा, कंफ्यूज हो गए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. अब ध्यान से देखो, टेरिफाइड येल्प, ये जो टर्म है टेरिफाइड येल्प, येल्प इज फियर, है ना, क्राई, जो चीख होती है, डर के मारे जो चीख निकलती है. तो चीख जो होती है, वो क्राई जो होता है वो डरा हुआ होता है, या इंसान डरा हुआ होता है, या फिर इस केस में कहा जाए तो वो एनिमल डरा हुआ है. यहाँ पर डरा हुआ कोई और है ना, टेरिफाइड कौन है, दी एनिमल. तो हमने कहीं ना कहीं ये जो एडजेक्टिव यूज किया है टेरिफाइड, ओके, ये येल्प को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं किया है, ये हमने उस पर्सन को, यहां पर बात करूं तो मस्टर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है. सो ट्रांसफर हुआ है एडजेक्टिव, ट्रांसफर हुआ है एपिथेट. दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट. देन वी हैव रेपिटिशन, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, रेपिटिशन है हेल्प वर्ड का, बेलिंडा क्राइड हेल्प हेल्प. पोएटिक लाइसेंस हमने देख ही लिया है माउस होल्ड की फॉर्म में, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेव कस्टर्ड वो उठ जाता है और एकदम इंजन के जैसे, जब इंजन स्टार्ट होता है तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल वैसे ही मस्टर्ड जो है वो उठता है. एंड ही स्नॉटेड लाइक एन इंजन, बिल्कुल इंजन जैसे वो स्नॉट करता है, लंबी लंबी सांसें छोड़ता है. और आपको पता है कि उसका तो माउथ भी फायर प्लेस है, चिमनी उसके नोज को बोला गया है. तो जस्ट लाइक एन इंजन वो शुरू होता है, उठता है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. तो ये पूरा का पूरा सीन देखो, आप ऐसे इमेजिन करो कि किस तरह से एक ड्रैगन उठ रहा है अपनी रेस्ट पोजीशन से एंड रेडी टू फाइट, और अगर हम दूसरी तरह से बोले रेडी टू प्रोटेक्ट अदर्स, है ना. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, कि भाई वो अपनी, पहले तो देखो ये वाली लाइन में क्या है कि वो अपनी टेल को इस तरह से मूव कर रहा है इधर उधर, एज इफ कि किसी डंजन में कहीं पर. आयरन्स इन अ डंजन का मतलब क्या है, चेन्स ऑफ द प्रिजनर. कि आपने अगर कोई मूवी देखी हो कहीं पर, तो प्रिजनर्स की जो चेन्स होती है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उसी तरह से वो ड्रैगन जो है वो उठता है. कैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, देखो यहाँ पर भी साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं. ओनोमेटोपिया का एग्जांपल यहाँ पर भी आपको मिलेगा, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वर्म.
स्क्वॉम इज ट्विस्टिंग, तो बहुत ही मूवमेंट जो उसकी हो रही है उसमें इतने सारे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पोएट ने वो साउंड हमें डिस्क्राइब करने के लिए, वो सुना तो नहीं सकते हैं, तो वर्ड्स के थ्रू हमें डिस्क्राइब किया है, और ये वर्ड्स बोले जाते हैं ओनोमेटोपिया, राइट। वर्ड्स ये एग्जाम्पल होते हैं ओनोमेटोपिया का। He went at the pirate like a robin at a worm, और ये जो ड्रैगन है हमारा वो उस पायरेट की तरफ कैसे जाता है, रॉबिन इज अ बर्ड, ओके, बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे जो हमारी रॉबिन बर्ड होती है वो वॉर्म के पास जाती है, वो जैसे कीड़े, देखो कितने एक टेक्निक और स्किल के साथ वो निकाल लेती है, पता भी नहीं चलता है। सो ये कंपेयर किया गया है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। क्लियर, समझ में आ गया। सो यहाँ पे आपको आई होप आयंस इन अ डंजन क्लियर हो गया होगा। क्या बोला है कि चेन्स ऑफ द प्रिजनर्स मेक साउंड व्हेन दे स्ट्राइक वन अनदर इन अंडरग्राउंड प्रिजन, ओके, तो बिल्कुल उससे हमारे यहाँ पर कस्टर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस हम जल्दी से देख लेते हैं। सिमिली का एग्जाम्पल है हमारे पास, नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लियरली दिख रहा है कि भाई लाइक का यूज हुआ है तो हमारा सिमिली ही होगा। टेल लाइक आयंस इन अ डंजन, टेल किसके जैसे मूव कर रही है, बिल्कुल आयंस इन अ डंजन, ओके, एक प्रिजन के अंदर जिस तरह से प्रिजनर्स के आयंस जो होते हैं जिनसे उन्हें बांधा जाता है, प्रिजन किया जाता है, उसके साउंड के जैसा लग रहा है। ड्रैगन्स अटैक टू अ रॉबिन बर्ड लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, ठीक है, तो ड्रैगन का जो अटैक डिस्क्राइब किया था इस पर्टिकुलर लाइन से, ये भी हमारा सिमिली का ही एग्जाम्पल है। देन वी हैव ओनोमेटोपिया, क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, एंड इमेजरी तो है ही, आप पूरा विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरह से वो ड्रैगन उठ रहा है, and he is ready to fight and protect his people. The poet has given a visual imagery of the attack of the dragon. तो ये हमारा imagery हो जाता है। Next stanza. The pirate gaped at Belinda's dragon. अब ये देखकर तो definitely pirate के होश उड़ गए होंगे। So he gaped, वो देखता ही रहा, बिल्कुल उसका माउथ ओपन ही रह गया था जब बेलिंडा के ड्रैगन को उस पायरेट ने देखा। And gulped some grog from his pocket flagon. और वो क्या करता है, grog is a kind of a drink, ठीक है, एक टाइप की ड्रिंक होती है। आपने पायरेट वाली मूवीज में देखा होगा, एक छोटा सा उनके पास पॉकेट फ्लैगन होता है, समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह का एक पॉकेट फ्लैगन होता है जिसमें से वो टाइम टाइम पर उसको निकाल कर दे ड्रिंक, ओके। सो बार बार, अब यहाँ पर वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड कि यार ये इतना बड़ा ड्रैगन मुझ पर अटैक करेगा। ही फायर 2 बुलेट्स, और वो 2 बुलेट्स लगाता है सीधा किसके निशाने पर, उसके निशाने पर होता है वो ड्रैगन, बट दे डिडंट हिट ड्रैगन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है वो उसे स्वॉलो कर जाता है, कुछ भी नहीं बचाता। नाउ हियर वी कैन सी एलिटरेशन, गल्प्ड सम ग्रॉग, आप यहाँ पे देखोगे द ग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो ये एलिटरेशन हो गया। और इमेजरी तो यार देखो है ही, कौन सी वाली इमेजरी है, विजुअल इमेजरी है, क्योंकि आप ये सारा का सारा सीन जो है इमेजिन कर पा रहे हो, ओके। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. तो अब ये जैसे ही पायरेट को कस्टर्ड क्या कर लेता है, मार देता है, तो बेलिंडा जो है शी embraced him, embraced का मतलब यहाँ पर आप समझ लो she hugged him and basically showed love कि भाई इतना बड़ा काम कर दिया तुमने, तो हमारी जान बचा ली। तो इनिशियली देखो सब लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट एकदम से इसके होने के बाद, पायरेट की डेथ के बाद, everyone tried to embrace the dragon. Mustard ने तो लिक भी किया, and you know dogs when they lick it is an indication कि वो आपको पसंद कर रहे हैं। No one mourned for his pirate victim, किसी को नहीं परवाह थी उस विक्टिम की। कौन था यहाँ पर विक्टिम, पायरेट, ओके, जिसकी डेथ हो गई थी, तो किसी को उस बात का दुख नहीं था, कोई भी रो नहीं रहा था। हम मोर्निंग कब करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद का जो सेशन होता है पूरा क्राइंग एंड फीलिंग सैड, उसको कहते हैं मोर्न, ओके। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो है वो हैप्पीनेस में, ग्ली इज हैप्पीनेस, गायरेट होता है जब आप, इफ यू ऑल रिमेंबर, आई डोंट नो कि आप लोग ऐसा करते थे रिंगा रिंगा रोजेस का, खुशी के मारे आप सर्कल पूरा राउंड लगा के घूमते हो, तो दीज एनिमल्स व्हाट डिड दे डू, दे गायरेट, ओके, दे परफॉर्म्ड गायरेट, वो पूरा ऐसे घूम रहे थे गोल गोल खुशी के मारे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और सेंटर में कौन था, हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको लोगों ने पहले क्या समझा कि यार ये तो बिल्कुल कावर्ड है, बट जब मौका आया अपनी ब्रेवरी दिखाने का, सो ही वॉज द वन।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपली तो एलिटरेशन हमें दिख रहा है ग्ली डिड गायरेट, तो ग साउंड हैज बीन रिपीटेड, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. लेकिन अभी बस कुछ टाइम हुआ ही था कि कस्टर्ड को इतना एम्ब्रेस किया जा रहा था, उसकी ब्रेवरी को इतना सेलिब्रेट किया जा रहा था कि मस्टर्ड देखो क्या बोल पड़ा, क्या बोला उसने, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. अरे मैं अगर कंफ्यूज नहीं हुआ होता ना तो मैं इससे ट्वाइस ब्रेव होता. मतलब कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये लोग प्रेस कर रहे थे और अब देखो दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, डिमीनिंग, ओके, और अपनी ब्रेवरी का यहाँ पर बखान शुरू कर दिया. तो मस्टर्ड ने सबसे पहले बोला कि मैं तो इससे डबल ब्रेव होता अगर मैं नर्वस या कंफ्यूज नहीं हुआ होता. एंड अपस्पोक इंक एंड अपस्पोक ब्लिंक. इसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोले. We would have been 3 times as brave we think. हम तो भाई 3 times होते, तुम बस 2 times, हम तो 3 गुना ब्रेव होते. And Custard said, I quite agree. लेकिन हमारा जो प्यारा सा काइंड सा कस्टर्ड है, he said, हाँ I agree कि तुम मुझसे भी ब्रेव होते, that everybody is braver than me. And he accepts it politely कि हाँ for sure आप लोग डेफिनेटली मुझसे तो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते ही होते. तो देखो सिर्फ बोलने से कोई ब्रेव नहीं होता है, ब्रेवरी का मौका जब आपको आए ना तब आप दिखाओ. अब यहाँ पर क्या फ़ायदा, थ्रू आउट हमें इनिशियली बताया गया कि ऑल द पेट्स दे वर सो ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, कहीं पर बोला ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, राइट. लेकिन जहाँ पर ब्रेवरी दिखानी थी वहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई. तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ यहाँ पर. एंड यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस आपका है अप स्पोकन, हम देख रहे हैं है ना. आइडियली कैसे लिखा जाता है, स्पोकन अप बोला जाता है या स्पीक अप बोला जाता है, लेकिन पोएट्स ने थोड़ा रिदम के लिए अप स्पोकन यूज किया है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनदर पोएटिक डिवाइस. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her realio trulio little pet dragon. And again the similar life continues कि वापस यही होता है, राइट. सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम जैसा पहला हमने देखा था कि बेलिंडा अभी भी उसी व्हाइट हाउस में रहती है अपने ब्लैक किटन ग्रे माउस के साथ, अपने मस्टर्ड के साथ, ओके, और एक लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और साथ में है उसका लिटिल पेट ड्रैगन. एंड बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. अगेन वही सेम लूप चल रहा है कि अभी भी बस अपनी ब्रेवरी के ही बखान है उनके. इंक एंड ब्लिंक जो है वो लायन को भी डरा के भगा देते हैं. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो ये क्या दिखा रहा है, पोएट ने बहुत ब्यूटिफुली ना क्रिटिसाइज करके दे दिया है उन लोगों को स्पेसिफिकली इन एनिमल्स के थ्रू जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से ही ब्रेव हैं. जब बात आती है उस ब्रेवरी को शो करने का तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं. और इनफैक्ट आप देखोगे कि किस तरह से एक बार एम्ब्रेस होने के बाद भी लोगों का काम खत्म नहीं होता है, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग. तो हमें उसको लेकर इतना ज़्यादा कि खुद को डिफेंड नहीं करना है बोलकर, जब मौका आए जस्ट परफॉर्म योर एक्शन एंड देन लीव इट. तो कस्टर्ड ने बिल्कुल यही किया. ओके, तो बस यही हमें इस पोम से मैसेज मिलता है. ऑल्सो आई वॉन्ट कि इस पर्टिकुलर जो लास्ट के 2 स्टैंजाज हैं हमारे, आई वॉन्ट यू ऑल कि आप मुझे इसके पोएटिक डिवाइसेस बताओ, बिकॉज हम लोग पहले भी कर चुके हैं. आई डोंट थिंक कि अब किसी तरह के पोएटिक डिवाइस में आपको प्रॉब्लम आएगा. बहुत सिंपल है, वही रिपीटेड पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. आप जल्दी से मुझे लाइन, मैं इसको कंसिडर करती हूँ लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि लाइन 1 में किस वर्ड में कौन सा पोएटिक डिवाइस है. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज जितनी ईजी ये पोम है उतने ही ट्रिकी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. और अक्सर हम लोग जब पोम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि यार इसके क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना, आराम से कर लेंगे. लेकिन जब आप अटेम्प्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ऑग्डन नैशेस द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन चैलेंज द नोशन दैट इंडिविजुअल्स शुड कंफर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई ऑग्डन नैश ने जो ये पोएम लिखी है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कैसे इसमें बेसिकली पोएट ने चैलेंज किया है इस नोशन को कि हमारे इंडिविजुअल्स यानी कि हम लोगों को बेसिकली सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल फिट बैठना होता है, बिल्कुल फिट बैठना होता है. ऐसा कैसे प्रेजेंट किया गया? तो बहुत ही ब्यूटीफुली हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. और ये आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अराउंड 6 मार्क का आप इसे एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो.
2 या 3 मार्कर में आता है तो फिर डेफिनेटली यू विल हैव टू शॉर्ट इट डाउन, लेकिन आप लॉन्ग आंसर में कैसे लिखोगे? द पोम चैलेंजेस द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स शुड ऑलवेज बिहेव इन अ सर्टेन एक्सपेक्टेड वे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अक्सर हमारे इंडिविजुअल्स को, हम सभी को एक पर्टिकुलर कैटेगरी दे दी जाती है कि अच्छा अगर आप गर्ल हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है, अगर आप बॉय हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है। तो ये पोएम ना उस चीज़ को चैलेंज करती है कि कुछ एक सेट आइडियाज़ होते हैं, वही हमें प्रिटेंड, अगर कोई ब्रेव, जैसे यहाँ पर ड्रैगन की बात की जाए तो ड्रैगन को हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि यार उसको कभी रोना नहीं है ना, वो डरावना ही होगा हमेशा से, वो कभी भी टिमिड नहीं हो सकता। ओके तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी में हम प्रेवलेंट देख सकते हैं। पोएट ने उसी को चैलेंज किया है कि भाई हमेशा इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें एक सर्टेन वे में बिहेव करना है। इट डज दिस बाय प्रेजेंटिंग कस्टर्ड द ड्रैगन हु इनिशियली अपीयर्स टू बी टिमिड एंड कावर्डली। और उन्होंने दिखाया भी कस्टर्ड के थ्रू कि जो शुरू में कैसा लग रहा था, बहुत ही टिमिड यानी कि वीक एंड कावर्डली। ओके, ब्रेव का ऑपोजिट होता है कावर्ड। इन सोसाइटी ड्रैगन्स आर ऑफन डिपिक्टेड एज फियर्स एंड ब्रेव क्रीचर्स। और सोसाइटी में कैसा दिखाया जाता है कि ड्रैगन्स, भाई अगर कोई ड्रैगन बहुत स्वीट है तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई ड्रैगन स्वीट, है ना। अगर कोई गर्ल ब्रेव है, ऐसे कैसे हो गया, नहीं 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 नहीं, गर्ल को तो भैया हमने कुछ सोफिस्टिकेशन सिखाया है, ऐसे ही होना है, यही लिमिटेड सेट है, ऐसे ही हंसना है। एंड बॉयज दे कैन नॉट क्राई, कैसे रो रहे हो भाई तुम, लड़के हो नहीं रो सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं सोसाइटी में होते हुए, और ये पोएम कहीं ना कहीं इस बात को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। तो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसको कैसा दिखाया गया है, फियर्स एंड ब्रेव। सो कस्टर्ड डजंट फिट दिस टिपिकल एक्सपेक्टेशन, है ना। लेकिन थ्रू आउट हम देखते हैं तो भाई वो ऐसा है ही नहीं। वो शुरू में तो जहाँ पर काम आया, जहाँ पर उसको दिखाना था वो उसने किया प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन थ्रू आउट उसकी पर्सनालिटी शांत है, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। उस पर बेलिंडा जैसे लोग जो हैं वो मॉक कर देते हैं, अनमर्सीफुल हो जाते हैं, टिकल करते हैं, राइट। As the story unfolds, Custard surprises everyone by bravely defending his friends against a pirate. और जैसे जैसे स्टोरी आगे अनफोल्ड होती है, हमारे आगे ओपन होती है पोएम, हमें देखने मिलता है कि कस्टर्ड कैसे अपने फ्रेंड्स को बचाता है। This unexpected twist challenges the assumption that individuals, or in this case the dragon, must conform to traditional expectations. ओके अब ये जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट यहाँ पर आया है, तो ये कहीं ना कहीं उस assumption को चैलेंज कर देता है कि सोसाइटी में क्या है कि अगर आप अपने नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अलग करते हो तो वो आपको टीज करेगी, और अगर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड कर भी देते हो तो उसके बाद भी आपके पीछे ही पड़ी रहेगी। द पोएम सजेस्ट्स दैट इट्स नॉट बैड फॉर इंडिविजुअल्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स। तो पोएम हमें बस यही सिखा रही है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो अगर आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हैं। ओके, एंड दे माइट हैव स्ट्रेंथ्स एंड करेज दैट आर नॉट इमीडिएटली अपैरेंट। और हो सकता है कुछ स्ट्रेंथ ऐसे हैं, कुछ करेज ऐसा होता है, हमारे हिडन करेज और स्ट्रेंथ की बात करूं तो हर टाइम हम नहीं दिखा सकते। कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी आएंगी कि एक लड़का भी रो सकता है और एक लड़की को भी ब्रेव बनना पड़ सकता है। तो यही हमें इस पोएम से पता चलता है। And they might have strengths and courage that are not immediately apparent. In a sense, overall, the tale of Custard the Dragon encourages readers to appreciate and celebrate individuality, showing that people can defy stereotypes and societal norms just like Custard does in the poem. तो ये पोएम हमें यही सिखाती है कि भाई कैसे ये जो पोएम है ये encourage करती है रीडर्स को कि अप्रिशिएट करो और सेलिब्रेट करो इंडिविजुअलिटी की। आपको किसी को भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप वो करोगे, आपको जैसी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करनी है आप वैसा करोगे। एंड ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी को हार्म करे, डेफिनेटली, है ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड्स भी आपके अंदर नहीं होने चाहिए। यू शुड चेंज फॉर गुड, डेफिनेटली, ठीक है। ये इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है कि अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, नेगेटिव से एज इन जो सोसाइटी को हार्म कर रही है, ओके आपको एज एन इंडिविजुअल खुद को भी तो डेवलप करना ही है। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को दिमाग से निकाल देना चाहिए, एंड सोसाइटल नॉर्म्स को भी, जैसे कि कस्टर्ड ने किया इस पोएम में। ही एक्सेप्ट्स कि यस ही इज नॉट एज ब्रेव एज अदर पीपल, लेकिन जहां पर ब्रेवरी दिखानी होगी वो दिखाएगा, नहीं दिखानी है नहीं दिखाएगा। क्लियर। हाउ डिड दी अदर 3 पेट बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। और बाकी जो 3 पेट्स थे वो कैसे अपनी ब्रेवरी का बखान करते थे, बोस्ट कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से देखा है। आफ्टर मस्टर्ड, Ink and Blink fled on seeing the pirate. It was Custard who fought him and killed him. Okay?
अब क्या हुआ था, जब जैसे ही मस्टर्ड भागा, कब, जब पायरेट की एंट्री हुई, इंक एंड ब्लिंक भी साथ में भाग गए और सिर्फ कस्टर्ड ने ही फाइट किया अगेंस्ट द पायरेट एंड किल्ड हिम। लेकिन कैसे वो खुद को बोस्ट कर रहे थे, द अदर पेट्स सून मेड एक्सक्यूजेस फॉर देयर कावर्डाइज, और बाकी पेट्स थोड़ी देर बाद अपनी कावर्ड बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूजेस दे रहे थे, क्या बोल रहे थे कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते, ट्वाइस या थ्राइस ब्रेव होते जितना कस्टर्ड ब्रेव था। तो ये आप लाइन प्रेजेंट करोगे व्हेन दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन योर एग्जाम। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Why? क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रही थी बेलिंडा? टिकल कर रही थी का मतलब है टीज कर रही थी। सो कस्टर्ड लैक्ड ब्रेवरी कंपेयर्ड टू द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द हाउस। अब कस्टर्ड के अंदर इतनी ब्रेवरी नहीं थी कि वो बाकी लोगों से कंपेयर कर सके, बाकी एनिमल्स से स्पेसिफिकली। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हर कोई घर में, चाहे वो बेलिंडा ही क्यों ना हो, वो उसे कंटिन्यूसली चिढ़ाते थे। रिलेंटलेसली का मतलब अगर हम लिखना चाहें तो कंटिन्यूसली, बिना रुके वो उसको चिढ़ाते थे फॉर हिज timid nature. Why? Because they believed कि dragons are not supposed to be timid. Dragons कैसे brave नहीं हो सकते भाई, dragons को brave ही होना होता है चाहे कुछ भी हो जाए। Okay? Why is the dragon's mouth called a fireplace? Important question. Dragon का mouth जो है उसको fireplace क्यों कहा गया है? Dragon's nose is called a chimney because he can spit fire. Therefore, custard mouth has been called a फायरप्लेस। क्योंकि देखो उसके नोज को भी चिमनी बोला गया है क्योंकि वहां से फायर जो है रिलीज हो रहा है, और इसी वजह से उसके माउथ को बोला गया है फायर प्लेस। क्लियर? ठीक है, बिकॉज फायर रिलीज होती है, स्मोक रिलीज होता है। आप थोड़ा सा और एलैबोरेट इसे कर सकते हो, 30-40 वर्ड्स में बना सकते हो, बट ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप में आ जाता है। Then we might get question like this. The irony of the poem is that Custard killed the pirate, but dash. Irony क्या थी इस poem की कि Custard ने उस pirate को मार दिया, but he was caught up by the police. फिर क्या उसको पुलिस ने पकड़ा, उसको चोट लग गई थी, he was annoyed with Belinda, या फिर he agreed everyone else was brave. Fourth will be the correct answer. ये irony है। क्यों irony है? क्योंकि देखो एक्चुअली में कौन था ब्रेव? Custard। लेकिन बाकी लोग फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया था कि भाई ये ब्रेव कैसे हो सकता है, ये सोसाइटी का रूल ही यही है, एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, उसमें फिट नहीं हुए तो फिर आपको दूसरी तरह से क्रिटिसिज्म मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आयरनी हमें क्या दिखाई गई है कि भाई ब्रेवरी एक्चुअली शो की कस्टर्ड ने, बट ही अग्रीड एवरीवन एल्स वाज ब्रेव। लेकिन फिर भी वो ये बात एक्सेप्ट कर रहा था कि भाई बाकी लोग ब्रेव हैं, मैं ब्रेव नहीं हूँ। Right? So these were some of the most important questions of this poem. I hope आपको poem अच्छे से clear हो गई होगी, आपको आंसर लिखने में हेल्प मिल जाएगी, mainly because of that long answer one, right? And let me know if you have any doubt in the comment section. I'll definitely reply. और जो मैंने आपको poetic devices का homework दिया है, question attempt करने दिया है, do that for sure. और इस स्लाइड के लिए यू विल हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, वहाँ से आपको ये पूरा कंटेंट बहुत इजीली मिल जाएगा, वो भी फ्री रिसोर्सेज और यू कैन से YT रिसोर्सेज के सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।